नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे को जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक और मुद्दा फिर से छिड़ गया, पॉलिटिकल हेल्थ का। जी हां, पॉलिटिकल हेल्थ। अमूमन ये शब्द यूपी की राजनीति या अन्य राज्यों की राजनीति में कम सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल वेल्थ की बात होती है, हेल्थ की नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करके ब्रिजेश पाठक, जो कि सूबे के डिप्टी सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको नसीहत दे डाली और योगी जी से आग्रह किया, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कि भैया माननीय स्वास्थ्य मंत्री का कुछ इंतजाम करिए। वो हर बार अपनी पॉलिटिकल हेल्थ को मजबूत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे हम। पॉलिटिकल हेल्थ किसकी खराब है? अब जरा वो बयान भी सुनेंगे जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चिंगारी भड़का दी है। अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इमरजेंसी हो तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए ज़रूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था, तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है। एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो, उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है, और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे, तो विभाग को कौन देखेगा। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं, उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। या पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या उसमें से विभाग में से कमी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से विभाग ही ठीक नहीं चल रहा। पॉलिटिकल विटामिन और ना जाने क्या क्या कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन उससे परे जिस पर ये चर्चा हो रही है, जब दिल्ली ब्रिजेश पाठक गए हुए थे, हाथरस हादसे के बीच दिल्ली में थे वो, ये तस्वीर पे ही तो पूरा गेम था। बीएल संतोष से मिलने गए थे, तस्वीर देखिए उनके घर से जब वो बाहर निकले हैं, ये तस्वीरें हैं। ब्रिजेश पाठक, उनका शहजाद पूनावाला नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, बाकायदा दंडवत प्रणाम करते हुए। बीएल संतोष से मिलने गए थे, संगठन प्रभारी हैं। सफारी पर नज़र डालिएगा, यही सफारी पहनकर सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हाथरस पहुंचते हैं। तामा झामा कम था, लेकिन लोगों से मुलाकात बिल्कुल परिवार की तरह की। एक बार ये भी देखिए कितने बेहतर तरीके से वो एक मरीज का यहाँ पर कार्य के लिए तस्वीरें आपको ये मोबाइल बड़ा नीचे कर लो मोबाइल।
21 मरीज टोटल जो है वो भगदड़ में जो है वो घायल हुए थे और अभी सबकी सेहत जो है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मंत्रणा से यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और तो ये तस्वीरें हैं, हाथरस गए, लोगों से मिले और लोगों का हाल जाना, हर मदद की बात कही, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। अब एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में कौतूहल का विषय है, जो मैं अपने पैनलिस्ट से भी पूछूंगा कि भैया सीएससी में जनरेटर में तेल नहीं था, डीएम पहले पहुंच गए, चिकित्सक बाद में पहुंचे, ऑक्सीजन की कमी थी, उस तरीके से अस्पताल तैयार नहीं थे जिस तरीके से वहाँ पर होने चाहिए थे किसी आपदा को लेकर, इमरजेंसी को लेकर। लेकिन फिर वही सवाल आ जाएगा कि आप घेर रहे हैं। घेराबंदी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 121 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों में हुई है, कई लोगों का इलाज चल रहा है और अंधविश्वास को लेकर भी कोई ऐसा मजबूत कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। लेकिन फिर वही सवाल, वो कौन सा पॉलिटिकल विटामिन है जो कि चाह रहे हैं ब्रजेश पाठक, जो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं। सीधे हम रुख करते हैं सुरेंद्र सोनकर जी का, सपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश ठाकुर हैं वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिलाल नकवी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र सोनकर के पास ही चलूँगा। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी फिर एक आरोप लेके आ गई है कि पॉलिटिकल विटामिन चाहिए। ये क्या है पॉलिटिकल विटामिन? ये पॉलिटिकल हेल्थ की बड़ी चिंता है आपको। मैं देख रहा हूँ दोनों डिप्टी सीएमओ की चिंता आपको बहुत रहती है, आपकी पार्टी को। नहीं, आवश्यकता इस बात की है ना, जनहित में जो होना चाहिए था, जबकि बुरा हाल जिससे कि इतना लोगों के दिल हृदय द्रवित हैं हाथरस के कांड से, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, पहले उनको वहाँ का ख्याल रखना चाहिए था, तो सबसे पहले वहाँ को छोड़ के दिल्ली गए। तो बात इस बात की है क्योंकि वो पॉलिटिकल, जो कि वो इतनी बड़ी आपदा वहां पर वो उसको छोड़ के गए हैं, तो इसीलिए पॉलिटिकल विटामिन की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही। और अगर बात की जाए ना, तो ये क्यों कहा जाता है बार बार आप लोग तो सरकार को टारगेट कर रहे हैं, सरकार कह रही है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोग के पास कोई काम है नहीं, यही सब करा करते हैं। इस सरकार अच्छा काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं आप पूरे उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए, कहां पर कितनी कितनी भीड़। और यही की बात अभी हम हाथरस की ही करें कि कितनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहां पर जो आवश्यकताएं थी मूलभूत, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस से लेके ये सब, और जो पोस्टमार्टम हाउस पास इतनी बड़ी भीड़ वास्तव में एक दुखद है, बहुत हृदय विदारक है। और इसके लिए इतनी बड़ी संख्या जो इकट्ठी हो गई, क्योंकि डॉक्टर लोग भी व्यथित थे देख देख के कि जो कि पोस्टमार्टम कर रहे थे, उनके कहीं हृदय या लीवर फटे हुए लोगों को देख के वो भी व्यथित थे। तो परिवारजनों का तो क्या हाल होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। किसी के भी दुख पर, किसी की भी मौत पर दुख होता है, और परिजनों का तो बहुत बुरा हाल होगा। उन व्यवस्थाओं को खैर जो गया वो दुखद है, लेकिन उस दुख को बांटा जाए, उस दुख घाव को भरा जाए, उनकी जो और मुसीबतें हैं उनको कम किया जाए, इस तरफ को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आप ही के नेता हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, जो कह रहे हैं ये कोई हादसा है, इसमें कोई साजिश तो नहीं हो सकती, कह रहे हैं ये तो हादसा है सिर्फ। इसके लिए मैं क्या कहूँ? आप करो दुख बांटना चाहिए, वो तो एक हादसा बताकर सारी चीज़ें खत्म कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो ठीक है, उनका क्या अपना आकलन है, हादसा ये मौतें हुई हैं। बड़ी बात ये है ना कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और आप लोग तो कह रहे साजिश है, हादसा है, जांच का विषय है। वो एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि जो अपने आप को बाबा कहलवा रहे हैं, विष्णु के अवतारी बने घूम रहे हैं,
वो कह रहे साजिश हुई है। अब जब राम गोपाल यादव से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं तो कोई हादसा ही है, इसमें कुछ हम नहीं कह सकते। विष्णु का अवतार अपने आप को बता रहे हैं, साकार विश्व हरि कह रहे हैं, तो साजिश का उनको पता लग जाना चाहिए था। ये इस तरीके की बातें गुमराह करके, जो कि बहुत बड़ा एक समाज इस तरीके का होता है, इन बाबाओं के या चमत्कार में जो भी आ जाता है, या इस तरीके की जो जनता है कि जो धार्मिक आस्था में बहुत उनको विश्वास होता है, वो या उनके कष्ट हैं या दुख हैं या प्रगति है या सुरक्षा के लिए वो ऐसे आश्रमों में, सत्संगों में लोग जाते हैं। और मैं किसी की विश्वास पे मैं कोई चोट नहीं कर रहा, लोग जाते हैं, उनका विश्वास है, जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। क्योंकि ये ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जितनी संख्या बताई जाती है, समझी जाती है, अक्सर बढ़ जाती है, और व्यवस्थाएं की जाती हैं जिस तरीके के। जो भारत है वो त्योहारों का, पर्वों का, स्नानों का ये देश है, और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कुंभ से लेके अन्य प्रयागराज में या कहीं अरे पर भी, उसमें तो पुलिस का व्यवस्थाएं की इंटरफेयर जाती होता हैं। है भाई, उसमें तो पुलिस रहती है, यहाँ तो वॉलेंटियर सब कुछ थे। चलिए आपके पास आएंगे, हिलाल नकवी जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर हिलाल नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति अब तो हर मामलों में है, मतलब अगर आप घर में भी बैठे हैं तो उसमें राजनीति की बात कर रहे हो, राजनीति कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 121 लोगों की मौत हो गई, जहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर कि भाई आपकी लचर व्यवस्था है। वहाँ पर अखिलेश यादव का ये बयान आना, और जिस तरीके से पॉलिटिकल विटामिन की बात वो कर रहा है, अब तो थोड़ी साइंस और बायोलॉजी सब आ गई है पॉलिटिक्स में, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनको चाहिए कुछ तभी ये जाते हैं बार बार। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि वीआईपी कल्चर बना रहे और वीआईपी कल्चर को कोई ठेस ना पहुंचे, इस काम के लिए हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए हैं मिलने के लिए संतोष जी से, और इस बात की आग्रह करने के लिए कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, वो बरकरार रहे। जहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतने लोग मारे गए हैं, ऐसे में आप जो है वो वीआईपी कल्चर को लेकर के चिंतित हैं, और वहां के पास जो मारे गए लोग हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। निश्चित रूप से वहां पे सवाल जो है वो पूरी तरह से प्रशासन से किए जाएंगे। पहली बात यह है कि क्या एलआईयू फेल हो गई थी, वो नहीं बता पा रही थी कि वहां के पास कितने लोग आ रहे हैं, या एलआईयू की कोई व्यवस्था ही समाप्त हो गई है इस शासनकाल में, पहली बात। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी। अगर परमिशन नहीं ली गई थी तो कैसे इतना बड़ा आयोजन किया जाने दिया गया, और अगर परमिशन ली गई थी तो उसके बाद एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटीज और वहां के पर आवागमन के लेकर के प्रशासन ने क्यों इतनी ढिलाई बरती है, इसके ऊपर निश्चित रूप से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण था, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से प्रशासन ने इतनी बड़ी ढिलाई जो है वो बरती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग हताहत हुए। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी जानकारी भी, अगर अभी हाल फिलहाल में कुछ हो, कि वहां जो एफआईआर लिखी गई है उसमें बाबा का नाम नहीं लिया गया है। बिल्कुल उसमें नहीं है, और आज आईजी रेंज शलभ माथुर ने एक क्लियर भी कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी जाएगा। वो उनका बहुत एहसान होगा जनता के ऊपर, जो इतने लोग मारे गए उनके परिजनों के ऊपर, कि वो उनको बुला करके पूछताछ करेंगे। किस बात की पूछताछ करना है? आयोजक की पूरी तरह से ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी परमिशन ले, और जो उसमें जा रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस चीज को सुनिश्चित करें कि परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। अगर परमिशन नहीं ली गई है तो उनको जाना नहीं चाहिए, अगर परमिशन ली गई है तो उनके खिलाफ उनके पास सारी परमिशन है, सब है, तो फिर ये एफआईआर, इसका क्या मतलब है? फिर तो पूरी तरह से प्रशासन जो है वो दोषी इस चीज को लेकर के। 80,000 लोगों की परमिशन थी उनके पास, 80,000 लोग उन्होंने लिखवाए थे कि इतने लोग आ सकते हैं। अगर उनके पास परमिशन थी तो फिर निश्चित रूप से इसके अंदर पूरा दोष जो है वो शासन और प्रशासन का है। शासन और प्रशासन जो है वो में लगा है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वीआईपी कल्चर को बचाने में लगे हुए हैं। उनको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है
कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां के पर लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जो है वो इस समीक्षा में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम जो है वो यहाँ हार गए हैं और आगे जो चुनाव होने वाला है उसके लिए क्या किया जाए। अरे साहब, आप कोई चुनावी मशीन थोड़ी है कि आप जो है वो साल भर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि हम चुनाव कैसे जीतें। ये इस जो ये हादसा हुआ उससे स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ की सरकार को जनता के लिए कोई उनको सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि हम चुनाव कैसे जीते हैं, अगर हम चुनाव हारे हैं तो क्यों हारे हैं, हमारा वीआईपी कल्चर जो है वो बचा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जाए तो हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये आपस की खींचतान में इतने लोग जो हैं वहां पे मारे गए और इतने परिजन जो हैं आज की तारीख में पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ संबद्ध है, पूरा उत्तर प्रदेश उनके इस शोक में उनके साथ शामिल है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ इस शोक में शामिल है। बहुत अफसोसनाक घटना है और परमिशन के बाद हुई है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर अलावा शासन और प्रशासन के कोई दूसरे को दोषी नहीं ठहराया। चलिए, बिल्कुल भाजपा के भी प्रवक्ता आ जाएंगे हमारे साथ, सौरभ उनियाल, तो उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। रमेश ठाकुर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, अखिलेश के बयान को, ब्रजेश पाठक का हाथरस देरी से पहुंचना और तमाम बातें, वीआईपी कल्चर को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान देना। कानपुर में जब वो आते हैं तो कहते हैं कार्यकर्ताओं पर शायद एफआईआर हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कहीं कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, मैंने कमिश्नर से बात कर ली, सब वापस होगा। रमेश जी। देखिए, मुझे लग रहा है पूरे इस मामले को जिस तरीके से लोग हवा दे रहे हैं राजनीतिक तौर पे, कम से कम मीडिया को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मीडिया को उन तथ्यों को उठाना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, उन चीजों को उठाना चाहिए जहां प्रशासन पर्दा डाल रहा है और जहां प्रशासन अनदेखी कर रहा है। प्रोफेसर साहब ने 2-3 बात बहुत अच्छी करी है, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या परमिशन थी नहीं थी, ये मुझे लग रहा बहुत बचकाना बयान प्रशासन की तरफ से निकल के आया है। और आनन फानन में उनके जो मुख्य सचिव है उन्होंने ये बात उगल दी अपने मुंह से कि हम लोगों को, प्रशासन को परमिशन मिली थी। और एक काउंटेबल उन्होंने फिगर भी बता दी कि 50 या 80 हजार लोगों का उन्होंने परमिशन मांगी थी, वो दे दी गई थी। ठीक है जनाब, अब यहां से अगर कोई जांच जो एजेंसी बनाई है तो यहीं से अगर पकड़ के चले कान को, तो सारी की सारी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। कैसे निकल के आ जाएंगी? आपने 50,000 लोगों की परमिशन दी और वहां पे 2.5 लाख लोग पहुंचे जा रहे हैं, और आप लोगों ने उसके बाद क्या, ठीक है आपने 50 या 80 लोगों की परमिशन दी, क्या पॉसिबल है 73 या 72 जो पुलिसकर्मी हो जिसमें 2 दर्जन तो होमगार्ड है, क्या वो भरपाई कर लेंगे? कुछ भी अगर हो जाए, जब भगदड़ बची है, तो अगर आप वीडियो में देखो तो होमगार्ड जो पुलिस वाले वो सबसे पहले अपनी जान बचा के दीवार को पकड़ के खड़े हुए, फिर कौन उसमें चीजों को करेगा? तो इन सारी चीजों को निकल के देखिए, एक स्टडी है जो विदेश से की गई है, कल मैं देख रहा था, एक जो ग्लोबल का अखबार है वो इस पे रिपोर्ट करता है। वो ये कहता है इंडिया के बारे में कि इंडिया में इस तरह के जो हादसे हैं सिर्फ 2 चीजों में सबसे ज्यादा होती हैं, एक तो धार्मिक सभाएं और दूसरी धार्मिक यात्राएं। आपने कुंभ का भी जिक्र आपको पता होगा, जब भगदड़ मची थी, और वो भगदड़ तो सामने थी, प्रशासन, रेलवे प्रशासन की वो गलती थी कि भाई जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे श्रद्धालु पहुंचते हैं, कहते हैं कि ट्रेन 4 नंबर पे नहीं आ रही, 5 नंबर पे आ रही है और ट्रेन आने वाली है। फिर भगदड़ जो मचती है, सारे रेलवे ट्रैक एकदम पार करके जाते हैं, रेल आती है, रौंद देती है और कई कुचल के मर जाते हैं। एक तो ये रेलवे प्रशासन या कुछ आपने सबको बचा दिया, एक सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो कि ये मामला कैसे भी शांत हो, आग लगी है उसमें पानी डाला जाए, किसी तरीके से वो चीजें शांत हो जाए। और कमोबेश मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में भी ऐसे ही हो रहा है। एक आईपीएस को जोड़ दिया गया, वो आईपीएस की कुंडली अगर लंबा टाइम हो तो मैं आपको बता के रख दूंगा, आईएएस जो जोड़े उनकी भी कुंडली मैं दे दूंगा। ये कौन लोग हैं? ये आपके ही लोग हैं जिनको आप परमिशन दे रहे हो, और वो जांच का जिम्मा जो दे रहे हैं उनकी पहले जनता को बताओ ये लोग हैं कौन। ये खुद वैसे लोग हैं, ये सारे इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए लोग हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये है जिस तरीके से ये चीजें होती हैं और भगदड़ इस तरह की जहां संभावनाएं होती हैं, और जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, इनकी जो मुंह माया है इसमें लोग क्यों जुड़ते हैं? रमेश जी, मैं छोटा सा एक सवाल आप ही के उससे लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि एक जब बात होती है ना बाबाओं की, एक बाबा हम लोग को याद होगा चंद्रा स्वामी करके, जो सरकारें चलाया करते थे, अपने आप को मैं सरकार चला रहा हूँ। इन बाबाओं का इतना जल्दी अटैचमेंट कैसे हो जाता है?
देखिए मुझे लग रहा है आप पत्रकार हो, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। एक नौजवान लड़का है जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। शुरुआत से हमने देखा उनका क्या था और कितनी जल्दी से उनके सितारे इतने बुलंद हुए। आज की डेट में उनकी जो सभा हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में मेरे बिल्कुल घर के सामने अभी जल्दी सभा हुई थी, तो पता चला पैर रखने की भी जगह नहीं थी और कुछ महीने पहले तक उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था। अब उनका कनेक्शन, धीरेन्द्र शास्त्री का कनेक्शन किससे है, किस पार्टी से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जितने बाबाओं की फेहरिस्त लंबी जो है आज की डेट में, जो अपने आप को विष्णु बताते हैं या जो भी बताते हैं, जो भी भगवान बताते हैं, उनका कनेक्शन डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टियों से होता है। ये कहाँ कब इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल तब होते हैं जब चुनाव होते हैं। अब जनाब उपचुनाव होने वाले 14-15 उप विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है, तो इसलिए ना ही सरकार उनको छेड़ना चाह रही है, ना ही विपक्ष उनको छेड़ना चाह रहा है। ये बोल तो रहे कि बाबा ने ऐसा करा, बाबा ने वैसे करा। अरे बाबा ने जब कल बयान दिया मीडिया में और उन्होंने श्रद्धांजलि मरने वालों को दी, इतना बड़ा आपका नेटवर्क है, डिवाइस नेटवर्क आपके पास है। आप यहां से बैठ के चंद्रमा पे जब आप डिवाइस, जब चंद्रयान छोड़ सकते हो और ये बता सकते हो कि चंद्रयान इस समय कहां पहुंच रहा है और क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या देख रहा है, वो सब जब कर सकते हो, ये तो यूपी में है। ये सूरजपाल जाटव ये तो यूपी में ही है। क्या आपकी पुलिस, क्या आपका नेक्सस, क्या आपकी आईबी, क्या आपका लोकल इंटेलिजेंस ये नहीं पता कर पा रहा वो कहाँ है? ये सबको पता है। ये बरेली से लेके मैनपुरी से लेके हाथरस, इसी रेडिएशन में बाबा कल से घूम रहा है। जब सबसे पहले यहां से जब भाग के गया तो रात में देखा गया, अपने जब मैनपुरी वाले जब आश्रम में जाता तो कहता सारे गेट बंद कर दो, कोई दरबारी कोई कर्मचारी अंदर नहीं, सबको भगा दिया जाता है। लोकल मीडिया वाले बाहर होते हैं, डीएसपी अंदर जाता है तो वो 1 घंटे देख के आता। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि बाबा कहाँ है, वो कहते बाबा नहीं है, जबकि उस व्यक्ति को, उस डीएसपी को सब पता था बाबा कहाँ है। उनको सिर्फ भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुबह जब 6 बजे देखते हैं तो 6 गाड़ी निकलती हैं, उसमें बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ बताया जाता है, उन्हीं में किसी में बाबा बैठा हुआ। तो जनाब ये बताने की जरूरत नहीं है इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। मरने वाले मर गए, उनके ऊपर श्रद्धांजलि के तौर पे, सभा के तौर पे तो ये कहते जरूर हैं, लेकिन जांच के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ विशाल पंडित जी को उठा के ले जाइए, थोड़ी देर विशाल जी को कह दो कि आप एंकरिंग मत करो, विशाल जी सारा बता देंगे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कल परसों से, सब चीजें हमें पता है। और उसके बाद आप इतना बड़ा षड्यंत्र, 3, एक आईपीएस, एक डिप्टी और एक पूर्व आईपीएस या आईएएस और रिटायर्ड जज को लाके ड्रामाबाजी इस तरीके का कर रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची, उसकी रिपोर्ट आई, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ, 3 महीने में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हम पेश करेंगे, वो रिपोर्ट 6 महीने के बाद जाती है, इसलिए उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाता, मामला शांत हो जाएगा। और इस मामले में भी यही किया जा रहा है कि मामला किसी तरीके से शांत हो, मीडिया के कैमरे और मीडिया की डिबेट इस मुद्दे से हटे, फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। और फिलहाल आप डिबेट कर रहे हैं वो अलग की बात है, नहीं बाकी तो सारे का पूरा मीडिया इस समय जो चैंपियंस आए हैं उनकी तरफ घूम गए, तो ये अच्छी बात है, ये सरकार के लिए अच्छी बात है, उनकी अच्छी बात है। कम से कम क्रिकेट मैच वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो कैमरे वहां चले गए। तो ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जनता है, सब समझती है, सब देखती है बाबा कहाँ, ये पुलिस को पता है, सरकार को भी पता है। जी बाबा तो बाबा ही हैं, फिर उनको तो दूध से नहा भी रहे हैं और विष्णु अवतार बता भी रहे हैं अपने आप को। सौरभ उनियाल शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। अभी बहुत सारी सवालों की लिस्ट तैयार है, आप कुछ आपने सुन लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं महेंद्र सिंह जी के पास जाऊँगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के बयान ने पूरा जो एक कहते हैं ना कि सारी चीज़ें लाइन में ला के खड़ी कर दी। कहीं हादसा हो रहा है, क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सरकार मैनेजमेंट की बैठक लेती है कि भाई एकदम से भीड़ आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो उसका क्या है। जिलों में समीक्षा बैठकें होती हैं, भाई हम अगर तैयार हैं नहीं हैं। मुझे लगता है ये 80,000 की भीड़ को निपटाने संभालने के लिए कि 4-5 होमगार्ड भेज दिए थे गेट पे लगा कि बस बाकी बाबा के वॉलंटियर हैं। इससे और ज्यादा बड़े मामले पे उन्होंने इशारा किया, या उन्होंने इसकी तरफ संसद में भी उन्होंने कहा था कि यूपी में बीजेपी में सब ठीक नहीं है। और जब आपको याद हो पिछले महीने 8 जून को जब
मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी तो दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है किसी कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं और सब फैसलों के विपरीत बात कर रहे हैं, दोनों जी, लोग फैसलों के विपरीत। बिल्कुल। और जब भी जो कानपुर वाली घटना के बाद जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लाल बत्ती जो बत्ती के नाम पर सब, आज BL संतोष से वो मिले। BL संतोष को समझना होगा कि BL संतोष कौन है। BL संतोष सबसे पावरफुल आदमी है इस वक्त, राष्ट्रीय महासचिव है संगठन। और अभी जो है उनकी RSS और बीजेपी की तरह जिस तरीके से थोड़ी बीच में कसन की बात आई थी, BL संतोष RSS के आदमी, संगठन में संगठन महासचिव जो भी बनता है वो RSS की तरफ से आते हैं। वहां पर बहुत ही स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, पर्दे के पीछे काम करने वाले माने जाते हैं, हार्डलाइनर माने जाते हैं। अभी बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, इधर समीक्षा रिपोर्ट भी पहुंच गई है दिल्ली, जो तमाम सीटों पर परफॉर्मेंस रहा है, कौन सी फैक्टर्स रहे हैं चुनाव को लेकर के। अखिलेश यादव बार बार लोकसभा में भी और यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए सब कुछ ठीक नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जिसके ये मंत्री हैं, ऊपर से अगर आप रैंकिंग देखें ना, नीति आयोग की भी रैंकिंग देखें और किसी की नहीं सरकारी आंकड़ों की, तो सबसे नीचे है, बॉटम में। और सुधार की भी कोई उम्मीद नहीं है नीति आयोग को भी। ये वो स्टेट हैं जहां पर कोई उम्मीद नहीं है सुधार की, इस तरीके की रैंकिंग है। तो अब आप सोचिए इतना बड़ा प्रदेश जहां पर जिसके वो डिप्टी सीएम भी हैं और जिसके वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अगर वो अपने मंत्रालय को भी ठीक से चला ले तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट था उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना, नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। अब वो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि वो कमान चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल उनका कमेंट है। तो आप और हम से जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं, और जिस तरीके से चुनाव के पहले भी ये बातें, चुनाव के दौरान भी ये बातें हो रही थी और अब बाद में भी ये बातें हो रही हैं, तो सब कुछ ठीक नहीं है। और उसी का ये नतीजा होता है जब इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो और इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा सवाल अव्यवस्था का, अंधश्रद्धा का जितना है वो तो बहुत बड़ा बृहद मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बहुत चर्चाएं और बहुत काम करने को। तात्कालिक मुद्दा है अव्यवस्था का। अव्यवस्था पहली तो ये हुई कि वहां पर ये दुर्घटना हुई, उसके बाद अस्पतालों में जो ले जाया गया वहां पे समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी, तमाम वो अव्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जानें गई। एम्बुलेंसेस नहीं थी, तमाम जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं चाहिए वो नहीं थी। वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब स्थिति में है, और यही एक वजह है जिसको विपक्ष भी टारगेट कर रहा है पॉलिटिकल तरीके से। वो चूंकि पॉलिटिकल है तो वो पॉलिटिकल तरीके से टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि किस तरीके से इस व्यवस्था को और अंदरूनी जो लड़ाई की बात आ रही है कैसे खत्म होती है। सौरभ उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी इनका भी पक्ष जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे लेके चलते हैं आपको सौरभ उनियाल के पास, बीजेपी के नेता हैं। सौरभ जी, क्या कहिएगा, एक बार पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार, एक विपक्ष का नेता, अखिलेश यादव ही क्यों, विपक्ष का कोई भी नेता ये बात कर देता है कि योगी जी की स्थिति ठीक नहीं है, और पता नहीं कहाँ से ये बात हवा की तरह आ रही है। कभी ब्रजेश पाठक का नाम आ जाता है, कहीं KP मौर्य दिल्ली में चले जाते हैं, और बड़ी बात यही कैबिनेट बैठक छोड़कर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकातें होने लगती हैं। सौरभ जी आप लग रहा सवाल सुन नहीं पाए मेरा। जी मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता विपक्ष के लगातार वो ये कह रहे हैं
लोकसभा चुनाव से कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ एक पूरा धड़ा काम कर रहा है, उनको हटाने की बात चल रही है। और इसी के बीच खबर आती है कि कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। हाथरस जैसे बड़े हादसे में जहां पर मुख्यमंत्री पहले पहुंच गए, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री रात में पहुंचते हैं और वो दिल्ली में BL संतोष से मिल रहे थे। देखिए, एक बात समझने की होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसके अंदर एक साथ मल्टीपल काम चलते रहते हैं। जहां संगठन के कार्य के साथ साथ अगर सत्ता में अगर हम हैं, जिस राज्य में हम हैं, वहां पर जो संगठन सत्ता में जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी जनता की होती है, जनादेश उनके पास होता है और वह जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके पास अतिरिक्त कार्य भी होता है। आपने ठीक कहा, ये जो सबसे पहले जो हृदय विदारक घटना घटित हुई है हाथरस में, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस पर शोक व्यक्त करता हूं और संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है और अभी कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग जान की जो खतरा था उनका, उससे बाहर आ चुके हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे, शासनिक रूप से जिम्मेदार लोग थे, उनको इसमें बख्शा नहीं जा सकता। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि आपने, लेकिन जो विपक्ष इस बात पर घटिया आलोचनाएं कर रहा है कि वही की पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की नहीं बन रही है, ये ऐसी कुछ छत्तीसगढ़ जैसी या राजस्थान जैसी स्थिति नहीं है। सबसे पहली बात, मैंने जैसे कहा कि हमारा संगठन जो है वो 24 घंटे काम करने और साल में 365 दिन काम करने वाला संगठन है। तो यहाँ पर काम बहुत सारे होते हैं, एक साथ बहुत सारे कितना जरूरी काम था आपके राज्य में। एक सेकेंड, आप बार बार कह रहे हो बहुत संगठन है, बहुत मल्टीटास्किंग संगठन है। आपके राज्य, जिस राज्य के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ 121 लोग मर जाते हैं और आप दिल्ली में संगठन प्रभारी को क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई साहब इसको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा, इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, बहुत काम करता है। सीएम वहां पहुंच रहे हैं, आपको पहुंचने में देरी हो रही है क्योंकि आप दिल्ली में हैं। कापी कहीं चेक करा लीजिए, नंबर जनता को ही देने होते हैं और ये लोग आप समझ चुके हैं, ये आप समझ चुके हैं। साझा करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव नहीं होता तो आगे की बदलाव भी नहीं होते। अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है, अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जब 121 लोग किसी राज्य में खत्म हो जाएं, इतनी हृदय विदारक घटना हो जाए, वहां का स्वास्थ्य मंत्री कहां चला गया? और अखिलेश यादव तो कह रहे वो तो अपनी पॉलिटिकल हेल्थ को सुधारने के लिए गए हुए थे। इस पर जवाब दीजिए ना, कौन सी पॉलिटिकल हेल्थ? क्या ऐसा क्या संगठन में चल रहा था जिसको बताने ब्रजेश पाठक चले गए, हाथरस बहुत लेट पहुंचे? ऐसा क्या चल रहा था? देखिए, ऐसा जैसे अगर मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि पूरा कैबिनेट मंत्रालय वहां पहुंच जाए। अरे स्वास्थ्य मंत्री का तो काम होता है ना भाई, वो देखे कि वहां CSC में जनरेटर में तेल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ये काम किसका है? अखिलेश यादव का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पर उपस्थित होना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि अगर एक पूरी सत्ता का मुखिया अगर स्वयं वहां पर है तो जरूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी बटालियन वहां पर पहुंच जाए, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। भाई साहब दोपहर में आए हैं, योगी जी ने तो अधिकारी भेजे, योगी जी ने अधिकारी भेजे, DGP गए, मुख्य सचिव गए, बाद में बाबा जी पहुंचे, महाराज पहुंचे वहां। लेकिन बड़ा सवाल था, अधिकारी भेजने से मुख्यमंत्री के पहुंचने तक के बीच के समय में क्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नहीं जा सकते थे? जो पहले स्टिंग ऑपरेशन किया घूमा करते थे, स्टिंग करते थे मुंह में मास्क लगा के कि कहाँ व्हील चेयर के, सब खत्म हो गया, सब बंद। कह रहे हैं बिल्कुल जाया जा सकता था। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे कार्य एक साथ चल रहे होते हैं और कुछ ऑलरेडी पेंडिंग टास्क होते हैं, उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है। ये मैंने जैसे बताया कि मल्टीटास्किंग संगठन है, बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, तो उसको समझना पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है लंबी, लेकिन इसको उससे इस घटना के साथ जोड़ना जो है बहुत ठीक नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये संगठनात्मक अलग कार्य होते हैं और उसके बाद जो अगर आप सत्ता में हैं तो उसके बाद जनहित में जो कार्य करे जा रहे हैं, जो आपको जनप्रतिनिधि के तौर पे करने हैं, वो अलग कार्य होते हैं, वो भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी जनता ने हमारे ऊपर दी है, हमें वो करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि सभी लोग, इससे पहले कार्यकर्ता भी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते हैं, उस कारण से कुछ विषयों में भागा दौड़ी अलग से भी करनी पड़ती है। इसी कारण से शायद राजनेताओं को 24 घंटे भी कई बार काम करना पड़ता है, नींद भी कम अपनी खराब करनी पड़ती है। ये भी बिल्कुल सच बात है। महेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? आपने जवाब सुन ही लिया है। देखिए, अब उनियाल साहब क्योंकि प्रवक्ता हैं पार्टी का, तो उनको धर्म संकट है, उनके लिए उनको बचाव करना चाहिए, उनका जिम्मेदारी भी है।
और ये चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, आप उस पर टिप्पणी ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी भाषा से समझा जाए तो इन्होंने ये तो कहा है कि इनको होना चाहिए, अब बचाव इनको करना है। लेकिन बड़ी बात दूसरी है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ क्यों नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं लचर क्यों है, वहां पर हेल्थ मिनिस्टर हैं नहीं है, वो नैतिक जिम्मेदारी कितनी समझते हैं अपनी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए उदाहरण के तौर पर मनोज सिन्हा जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो हादसा कानपुर में हुआ तो सबसे पहले वो पहुंचे वहां, तो ये एक संवेदनशीलता खुद में होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, ये एक संवेदनशीलता अपने अंदर होनी चाहिए। तो वो एक व्यक्तिगत भी मामला है कि वो कितने संवेदनशील हैं। डीएल संतोष के पास पहले मिलना है, क्या इमरजेंसी जहां है वहां पहले जाना, डीएल संतोष के बाद यहाँ से होते हुए भी जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वहां जाना। लेकिन सवाल ये है कि ये जो उनको जिम्मेदारी दी गई है इतनी बड़ी, इतने बड़े राज्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की, ये जिम्मेदारी क्या उन्होंने सही तरीके से निभाई? अगर सही तरीके से निभाई होती तो वहां पर हर एक जिला अस्पताल में आप देख लीजिए, सिर्फ हाथरस नहीं, हाथरस तो बहुत छोटा जिला है, किसी भी तो आप चले जाइए, कानपुर के वो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां चले जाइए, क्या हालात हैं वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ये एज हेल्थ मिनिस्टर तो निश्चित तौर पर खेल रहे हैं, और राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से वो मामला राजनीतिक हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मीटिंगों में और जिस तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी तो कहा ही जाएगा कि आखिर वजह क्या है ऐसी कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे, ऐसी क्या व्यस्तता है, ऐसी क्या मल्टीटास्किंग है कि अपनी खुद की कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे। ये सवाल तो बनेगा और विपक्ष तो उठाएंगे। बिल्कुल। सर्वेश सोनकर हमारे साथ बने हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी कह रहे हैं सिर्फ खामखा कि आप अफवाहें हैं, ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वेश जी, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र आ रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जिक्र आ रहा है, तो राजनीति तो छूट ही नहीं सकती, चाहे सामाजिकता हो चाहे धार्मिकता हो। और जिस तरीके की जो बात आ रही है कि जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि एक साथ काम कर रहे होते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये पद और जो ताज सजे हुए हैं, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे पीएम हो, ये जनता के द्वारा, और जनता जब संकट में होती है, जब उसको आवश्यकताएं, क्योंकि सरकार के पास सारे नियंत्रण होते हैं, साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, वो सहूलियतें प्रदान कर सकती है। अगर स्वास्थ्य मंत्री वहां पर एकदम पहुंचते, जल्दी पहुंचते, मैं समझता हूं कि और बेहतर तरीके से जिस तरीके की जो समस्याएं पैदा हो रही थी, जो वहां पर घायल थे, जो मृतक थे वो तो मर गए, लेकिन फिर भी जो घायल हैं उनको ज्यादा सहूलियतें दी जा सकती थी, उनको सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था। और बल्कि नंबर जो कि मृतकों की है वो संख्या कितनी बड़ी है, और आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपने नेताओं को लीडरशिप दिखाने के लिए आप रिपोर्ट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब कोई संकट, जनता अगर संकट में होती है, उसको आवश्यकताएं लीडरों की है, नेताओं की है, अधिकारियों की है, तो सर्वप्रथम अगर कहीं पर भी इस तरीके की आपदा या घटनाएं होती हैं, सर्वप्रथम अगर लीडर को पहुंचना चाहिए, मिनिस्टर को पहुंचना चाहिए, जिससे कि प्रशासन भी दुरुस्त हो जाता। मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल। हिलाल नकवी जी के पास चलेंगे, फिर मैं सौरभ आपके पास आऊंगा। हिलाल जी, देखिए कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है उसके प्रवक्ता हैं और उनकी अपनी सीमाएं हैं, तो उसके अंदर रह करके ही वो बात कर सकते हैं। आज की तारीख में पूरा प्रदेश ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये सरकार प्रशासनिक तौर पे पूरी तरह से फेल हो गई है। हाथरस की जो घटना हुई है वो अपने आप में जीता जागता सबूत है। ये पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है। कहीं ना कहीं जो बाबा हैं उनके पास भी मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कोई उनको ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आईजी कहते हैं आवश्यकता पड़ने पे बुला लिया जाएगा, और वास्तविकता ये है कि वो फरार है। अगर उनको मालूम है कहाँ है क्या है तो वो फरार क्यों है, क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। और किसी के इतने भक्त जो हैं वो इस तरह से मारे जाएं,
और वो जो है उसके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है कि वो जा करके अपने भक्तों के बीच में खड़ा हो और देखे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों वो भागे हुए हैं, क्या कारण उनके फरार होने का। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उनको तो इस वक्त भक्तों के पास होना चाहिए था, भक्तों के साथ होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इस पे कहा जा रहा है राजनीति करने का, सकारात्मक राजनीति हर जगह करनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि इतने बड़ा हादसा हो जाए और जो विपक्ष है वो मौन धारण करके बैठा रहे और कहे कि शाबाश सरकार एक और हादसा होने दो? क्या काम है हमारा? हमारा काम तो यही है ना कि जनता की वो आवाज जो आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, जिसके ऊपर आप काम नहीं करते, उस आवाज को हम आप तक पहुंचाते हैं। यही तो काम है विपक्ष का। क्या विपक्ष अपना ये जो मूल दायित्व है इसको भी ना पूरा करे? ये कह दे कि इसमें राजनीति हो रही है। ये एक नया तरीका निकल आया है कि साहब राजनीति ना हो। क्यों ना हो राजनीति? क्यों ना हो राजनीति? आप नकारात्मक राजनीति करते हैं तो इस वजह से आपको लगता है कि राजनीति ना हो। हम नहीं करते नकारात्मक राजनीति, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम जनता की बात जो है वो सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह उठाते हैं। इस वक्त भी हम जनता ही की बात उठा। एक स्पष्ट सी बात है कि जो व्यवहार जनता के साथ हाथरस में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता को, जो कि मिनिस्टर हैं मेडिकल फैसिलिटीज के, और वहां के पास ज्यादातर मौतों के होने की बड़ी वजह यह है कि उनको सही वक्त के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली है। वो उस वक्त अभी तक की उनको फिक्र इस बात की है कि वीआईपी कल्चर बचेगा या वीआईपी कल्चर चला जाएगा। ये जो है ये आपकी उदासीनता दिखाती है कि किस तरह से आप जो है वो जनता के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो चुके हैं। ये किस तरह से वो जानते हैं कि हम चाहे कुछ भी करेंगे, अंत में जाकर के जनता जो है वो किसी के चेहरे के ऊपर या किसी तरह के कोई एक विशेष प्रकार की राजनीति के द्वारा वो उसको अपनी तरफ जो है आकर्षित कर लेंगे। आपको जो है वो जनता के सुख दुख की, उनकी तकलीफों की किसी तरह की कोई भी अहमियत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे जो भोले बाबा अपने आप को जो कहते हैं, जो महाराज हैं जिन्होंने ये सत्संग किया था, उनको मालूम है कि हम भक्तों को देखने जाएं या ना जाएं, हम भक्तों के साथ खड़े हों या ना हो, मेरी भक्ति बरकरार है। ये तो हमको ऐसा ही दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त व्यवहार है, जो इस प्रकार का रवैया है, उनको लगता है कि जो यहाँ के वोटर हैं वो वोटर नहीं है बल्कि उनके भक्त हैं, वो जो चाहे करें। कोरोना में लाखों लाशें पाई जाए तो भी हमको वोट दे दिया, जितनी तकलीफें जो हैं वो जीएसटी की वजह से हुई या नोटबंदी की वजह से हुई तो भी हमको वोट दे दिया। अगर इस तरह से लगातार पुल गिर रहे हैं पूरे देश के अंदर, या आपके भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, फिर भी आप जो है पूरी तरह से आश्वस्त हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है बाबा की तरह अपने वोटर्स को भी भक्त समझते हैं। आप समझते हैं हम कुछ भी करेंगे, हम कोई भी उनकी तकलीफ में नहीं खड़े होंगे, हम उनकी किसी सुख दुख में साथ नहीं देंगे, हम जो है वो वीआईपी कल्चर को बचाने में लगेंगे, ना कि वहां के ऊपर जो घायल है उनको बचाने के लिए जाए। तो जाहिर सी बात है वो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं जरा सौरभ से। सौरभ जी, एक तो पहले विशाल जी, मैं आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं विपक्ष के साथियों का कि उन्होंने कम से कम ब्रजेश पाठक जी को घेरने के लिए कम से कम योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े होने का प्रयास और संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जैसे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक जी बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं। तो कम से कम मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जीवन में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े और उनके साथ आवाज उठाने का काम किया है, उनका समर्थन करने का काम किया है। मैं आपका हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि कोरोना में लाशें गिर रही थी और ये कर रहे थे वो कर रहे थे, और उसके बाद आप जनता का मूड समझते हैं क्या? जनता को पता नहीं कि किन मुद्दों पे वोट देने? जनता कंपेयर करती है, कंपैरेटिव एनालिसिस करती है, उसके आधार पर वोट करती है। जनता को मालूम है आप लोगों के राज में किस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उस समय पे भी हॉस्पिटलों में लाशें बिछी हुई थी और आपके नेता कहाँ खड़े थे? आपके नेता राजनीति कर रहे थे। विशेष वर्ग के लिए वहां पर एडिडास के जूते बांटे जा रहे थे, वहां पर कैंप लगे हुए थे। आप ध्यान कीजिए, आपको भूल रहे होंगे नकवी साहब, आप भूल रहे होंगे। आपको याद करना चाहिए कि किस तरह से वहां पर लाखों लोग बहुत ज्यादा हताहत, बिल्कुल प्रताड़ित थे और काटे जा रहे थे। आप भूल गए? आप भूल जाते हैं ऐसी घटनाएं। अगर हम इन घटनाओं को याद करने लगेंगे तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने जो बात कही कि गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ ये है। और सकारात्मक राजनीति की जो आपने बात की कि आप सकारात्मक कर रहे हैं, सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक होता है जब कोई रेल दुर्घटना हो जाती है आपके कार्यकर्ताओं को, वहां पर जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग प्रताड़ित हैं, जितने लोग पीड़ित हैं, उनकी सेवा के लिए पहुंचना चाहिए। उसके बजाय आप लोग क्या करते हैं? टीवी चैनलों पर बकवास करने लगते हैं, घटिया बयान देने लगते हैं। आपके नेता क्या करते हैं वो बताता हूं। घटिया राजनीति किसे कहते हैं? आपके नेता
श्रीमान राहुल गांधी और सपा के नेता अखिलेश यादव जी के कहने पर आपके सांसद, आपके मूक बंद सांसद कहां जाते हैं? वेल में चले जाते हैं। और वो साफ दिखाई दे रहा है कैमरे पे कि वो इशारा कर रहे हैं जाओ और वहां पर बखेड़ा खड़ा करो। क्यों? ये आवाज उठाना नहीं होता है। आवाज आपको कुर्सी दी गई है, कुर्सी में जनता ने आपको वहां पर भेजा है, आप कुर्सी पर खड़े होकर के अपनी आवाज उठाइए। आपको मौका दिया जा रहा है, आप तब बोलिए। जब दूसरा बोला तो बीच में मत बोलिए। अगर आप बोलेंगे तो दूसरा भी बोलेगा। इसलिए जब आप बोल रहे थे मैंने भी अपनी उंगली खड़ी करके यहाँ पर अपना डेकोरम दिखाया, अपना संस्कार दिखाया। वो भी यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, हिलाल जी भी यही कर रहे हैं। जिसको जो बोल रहा है वो अपना गेस्चर दिखा रहा है। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है कि माइक बंद हो जाए और आपको वेल पे आना पड़े। ये दोनों चीजें यहाँ नहीं होती है, या सबको पूरा समय दिया जाता है। सौरभ जी। जी, दूसरी बात ये है कि इस मैटर में हमको स्वास्थ्य मंत्री पर चर्चा ना करके मुझे लग रहा है चर्चा करनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? 3 सदस्यों की न्यायिक जो जांच है उसका गठन हो चुका है, और वो भी किसकी लीडरशिप में? एक पूर्व में न्यायमूर्ति जो रहे हैं श्रीवास्तव, उनके नेतृत्व में हुआ। किसी पॉलिटिकल नेता के उसमें नहीं हुआ है। इनके दौर में जिस प्रकार के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बना करके वहां बिठा दिया जाता था पिछड़ लोगों को, ऐसा नहीं हो रहा है। निष्पक्ष जांच हो, पता चले कि कौन कौन कहां पर गलती हुई है। हम मान रहे हैं ना गलती हुई है। अगर कोई घटना हुई तो मानते हैं ना गलती हुई है। गलती को कैसे ठीक करना है हमें इस पे करना पड़ेगा। दिस इज सकारात्मक राजनीति। ये सकारात्मक राजनीति है। आरोप प्रत्यारोप करते हैं आपने किया, इस्तीफा दे दिए, ये कर दीजिए। अरे भैया कैसे होगा? जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है। चलिए, मैं एक घटना होने पे भी एक व्यक्ति की भी जान जाती है, ये घटना है। मैं हिलाल जी के पास हो जाऊँ, समय की कमी है, वरना मैं आपको और समय था। हिलाल जी। हम बहुत छोटा सा रिएक्शन देंगे। जी जी जी। हमें लगता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ उनियाल साहब हैं, उनको तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि हमने योगी जी का नाम क्यों नहीं लिया, स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कला की इंतहा बता रही है कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि आखिर हमने योगी जी के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाई। अरे अगर प्रशासनिक फेलियर है तो किसकी गलती है? मुख्यमंत्री की तो गलती है। हम लगातार कह रहे हैं प्रशासनिक फेलियर है और मेडिकल फेलियर है, लेकिन ये चाहते थे कि हम जो है मुख्यमंत्री जी का नाम ले। तो कितना अंदर तक की आपस में ये झगड़ा घुसा हुआ है, ये अभी जो है वो प्रदेश की जनता ने देखा। बताइए, एक प्रवक्ता को इस बात से तकलीफ है कि मैंने योगी जी के ऊपर जो है आक्षेप क्यों नहीं लगाया? ये तो हैरत अंगेज बात है। एक बात। दूसरी इसके ना महत्वपूर्ण बात कि हमने पहले ही कहा था ना कि आपके पास कुछ कहने को नहीं होता, एक विशेष प्रकार की राजनीति शुरू हो जाती। देख ली, यहां पर भी वही राजनीति शुरू हो गई। फौरन जो है वो मुजफ्फरनगर का जिक्र आ गया, जिसके कि हुए काफी समय हो गया, और उसके बाद से आपकी सरकार है। आपने कितने लोगों को पकड़ करके उसके अंदर दंडित किया, ये आप ही जानते हैं। अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार दूसरे टर्म में आ गई है। कितने लोगों को आपने उसमें से पकड़ करके दंडित किया है, ये बात भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो उसका अब आप जिक्र मत कीजिए। जब कभी भी आप भूत के ऊपर जो है वो उंगली उठाते हैं तो स्पष्ट दिखाता है कि आप कितने नकारा है। जबान से तो बोलते लेकिन कर कुछ नहीं पाते। आपकी तो हिम्मत ही नहीं है, आपके ना कौशल ही नहीं है कि आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। आप साबित तो करके दिखाइए। आपके पास कितनी लंबी सरकार, 10 साल से ऊपर की केंद्र में सरकार है और इस वक्त है, और आपने एक हमारे सवाल का जवाब दे दिया, उसलिए हम नहीं कहेंगे। माइक बंद होगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। जनता की आवाज को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। किसी भी माइक में, किसी भी कैमरे के जरिए अगर आप जनता की आवाज नहीं, जनता की आवाज कोई रोक ही नहीं सकता। वो कोई भी हो, चाहे आप सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो। इतना किसी के अंदर मुझे नहीं लगता अभी कैलिबर आ गया है कि जनता की आवाज को रोक दो। मैं रमेश ठाकुर जी के पास चलूंगा। रमेश ठाकुर जी, दोनों सारी पार्टियों को आपने सुन लिया। रमेश जी, बहुत विडंबना है जिस मुद्दे पे बहस हो रही है। बहस ड्रेल की पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। भाजपा के हमारे मित्र 6 मिनट 40 सेकंड बोले, जिनमें इन्होंने हाथरस को सिर्फ 32 सेकंड दिए हैं। बाकी का समय इन्होंने टोटल कहीं कहां पहुंच गए, कहीं कहां पहुंच गए, बिलाल साहब, नकवी साहब का जवाब दिया, ये दिया, वो ये नहीं करना है हमें। अंत में इन्होंने 2-4 सेकंड जो चीज कही कि 3 सदस्यीय न्यायिक जो आयोग बना हुआ वो जांच करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसकी तासीर को आप समझिएगा, वो जांच करेगा, वो 2 महीने का टाइम दिया है। आज की जनता का जो दिमाग है ना, वो इतना शांत हो चुका है। हर सुबह उसने खाना क्या खाया, शाम को वो भूल जाता है। 2 महीने का टाइम दिया, ये बहुत चालाकी है। ये सरकार की, प्रशासन की मिलके बहुत चालाकी होती है। 2 महीने में तो मुद्दे कहां से कहां पहुंच जाएंगे।
देखिए, मुद्दों को डाइवर्ट करने में जो बीजेपी ने पीएचडी हासिल की हुई है, उसका सानी कोई नहीं है, कोई पार्टी उनके मुकाबला नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप माइक बंद करोगे, मुंह बंद करो, वे सब कितना बंद कर लो, लेकिन जनता की आवाज को आप बंद नहीं कर पाओगे। ये घटना बहुत दुखद है, इस पे चीजें नहीं आ पा रही हैं। जिस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए और जिस तथ्यों के साथ में इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उस पे जनता, उस पे प्रशासनिक एक भी कैमरा और एक भी नजर वहां नहीं पहुंच पा रही है। बचाने की कोशिश की जा रही है, बाबा किसी तरीके से बचे। और अभी नकवी साहब ने एक बात और कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो बाबा कह रहे हैं, आईजी साहब उनको बुला लेंगे, तो वास्तव में ये तो आपको, हम पे, जनता पे बड़ी मेहरबानी करेगी पुलिस की, उनको कम से कम बुला लेगी और टीवी के माध्यम से उनको बदला हुआ हम चेहरा भी देख लेंगे राजू पाल जाटव जी का, कि हाँ भाई अब कैसे दिख रहे हैं भगवान, अब कैसे दिख रहे हैं। पहले तो हनुमान जी, पहले तो विष्णु जी थे, अब देखे जाबंत का रूप धारण करेंगे या हनुमान जी, कैसे किस तरीके से, मतलब इन लोगों ने भगवान का भी नाम इन्होंने गंदा कर दिया। सब चीजें, जिस आदमी के ऊपर रेप का केस हो और जिस आदमी के ऊपर इतने सारे एलिगेशन हो, सरकारी सेवा से उनको निष्कासित किया गया हो, वो फिर बाबा बन के आ जाता है। देखो, लोग जानते हैं, जो बोलने वाले अच्छे, जो वक्ता अच्छे, उनको पता है ये धार्मिक धंधा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं कि किसी भी पार्टी से आप कनेक्ट हो जाओ और उनको कहो मैं इतने अनुयायी जोड़ूंगा और वो सारे के सारे वोट आपके पास होंगे। लेकिन वीआईपी कल्चर मुझे चाहिए, मुझे आश्रम की जगह चाहिए, मुझे सारी ऐशो आराम लग्जरी चीजें। ये बाकायदा सरकारों के साथ, नेताओं के साथ, दलों के साथ इन बाबाओं का एक कॉन्टेक्ट होता है। बड़े, देखो, रिपोर्टिंग में बहुत ऐसी गंदी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, बाबाओं के साथ और सरकारों के साथ में क्या मेल जेल होता है, वो टीवी चैनल पे नहीं बताई जा सकती हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। लेकिन खैर, हम उन चीजों पे नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं, जो बहुत बड़ी जो घटना हुई है, अभी बीजेपी के साथी ने ये कहा कि जो हमारी जो पार्टी है वो मल्टीपल कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। ये सच्चाई बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इनकी एक पार्टी जो 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 अलग अलग जो गुट बने होते हैं, एक महाराष्ट्र के लिए काम करती है कि तू भाई तुम लग जाओ महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरानी है, तुम उसमें लग जाओ, और एक आप लग जाओ कि योगी जी को कैसे डेमोलाइज कर रहा है, तुम उसमें लग जाओ। और बाकी जो घटना हो गई है, 121 ही तो मरे, कोई ज्यादा थोड़ी मरे। वहां का जो नेता है, वहां का जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो देख लेगा। इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह का जो नजरिया, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। घर में अगर किसी की उंगली भी अगर दर्द होती है, अगर घर में 5 लोग हैं, तो सारे के सारे को परेशान होना चाहिए, और परेशान होते हैं। एक मरहम लगाता है, एक पट्टी लाता है, एक कोई दूसरी दवा दारू करता है, तो ये होना चाहिए। और आप ये कह रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए आपकी निर्दयता। तो आप देखिएगा कि वहां पे एक टीम पहुंची हुई थी, उसके दोबारा दूसरे को जाने की क्या जरूरत है। तौबा है इस तरह की राजनीति। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं चाहता हूं, विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष राजनीति करता है, क्रिटिसाइज करता, आलोचना नहीं करता है। भाई, विपक्ष का काम क्या होता है? यही तो काम होता है, नेताओं को आईना दिखाने के लिए, सरकार को आंखें खोलने के लिए। ये बात आपको चुभ जाती है, ये बात आपको चिढ़ जाती है। आपने वाजपेयी साहब का दौर भूल गए, आपने नरसिम्हा राव का दौर भूल गए। जितने बड़े, जो पूर्व के जो बड़े बड़े नेता थे, कोई घटना होती थी, मैं वाजपेयी साहब का भी उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। बड़ी घटनाओं पे वो विपक्ष को बुलाते थे कि ये घटना जो हुई है, इसमें आपका नजरिया क्या है, आपका इसमें डिसीजन क्या, कैसे क्या करना चाहिए। तो सभी दलों का एक दल बनता था, वो डेलीगेट वहां पे जाता था, लोगों को करता था। मोदी साहब क्यों अब तो मुझे लगता है ऐसे ही अब तो आईएएस आईपीएस खूब सारे बुला लिए जाते हैं, उन्हीं से होता है। मैं फाइनल कमेंट लूंगा महेंद्र सिंह जी से, फिर डिबेट क्लोज करूंगा। महेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो तत्कालिक घटना है, इसमें व्यवस्था रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है अब तो, कि 80,000 की परमिशन या 50,000 की परमिशन, और उसमें व्यवस्थाओं में आयोजकों की तरफ से भी रही है व्यवस्था और प्रशासन की तरफ से भी रही है। लेकिन इसके मूल में जो सवाल है, जो मैं कल भी उठा रहा था, मूल में सवाल है अंधश्रद्धा का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, दुख दर्द, गरीबी, भुखमरी, ये इसके मूल में है। और हमें वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी, जो कि संविधान भी कहता है, समाज की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी है। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं। ये घटना इस चीज का आईना हम आपको सबको दिखा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही महेंद्र सिंह जी आपने, जिस तरीके से, और ये फेलियर हम लोग को बता रहा है कि अभी हम लोग को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है इस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल जी आपका भी, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ उनियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र सोनकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर जो सियासी हलचल हो रही है वो कहाँ पर जाकर विराम करती है। फिलहाल मंथन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।